डॉक्टर वो है जो असंभव को भी संभव कर देता है। डॉक्टर वो है जो निराशा को भी आशा में बदल देता है। इसलिए तो लोग उसे फरिश्ता कहते हैं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है ईएनटी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर समीर भार्गवा। डॉक्टर समीर भार्गवा गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनके कार्य इतने अद्भुत हैं कि पूरा देश इन पर नाच करता है। तो आइए देखते हैं इनसे मुलाकात के कुछ अंश। डॉक्टर भार्गवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमने आपका प्रोफाइल देखा तो उसमें आपकी सफलताओं का खाता काफी बड़ा है। तो आप अपनी सफलताओं को किन शब्दों में परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, सफलता तो एक बहुत इंग्लिश में कहते हैं ना, रिलेटिव टर्म है। और ऐसा है कि शुरू से ही मैं जब स्कूल में था तब से यही कोशिश रही कि मैं जो भी करूं उसमें मैं जहां तक हो सके अपने आप को बेहतर करता रहूं हर साल। और कुछ हद तक शुरुआत में तो कंपटीशन ही एक चीज होती है जो हमको थोड़ा सा आगे जो है वो लेके जाती है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैं स्कूल में ऑल थ्रू आउट जो है वो क्लास टॉप करता था। उसके बाद में कॉलेज में भी, फिर मेडिकल कॉलेज में आया तो कई जगह मेहनत से मुझे, मेरे हिसाब से आप अगर पूरी मेहनत से काम करें और सही दिशा में वो मेहनत हो और सही मार्गदर्शन हो तो ही जो है वो आदमी को जो है जाके फाइनली सफलता प्राप्त होती है। और तो आपका ये टीम था जो डॉक्टर बनना, या सहज रूप में आप मेहनत करते गए और बनता चला गया प्रोग्राम? मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, ईएनटी सर्जन हैं और काफी नाम रहा है उनका भी। तो बचपन से ही मैंने कुछ और सोचा ही नहीं कि मैं और कोई प्रोफेशन जो है वो फॉलो करूंगा, क्योंकि मैंने ये देखा कि लोग उनको कितना रिस्पेक्ट देते थे और जिस तरह का व्यवहार उनका रहता था लोगों से, काफी अपनापन रहता था। तो जो ये देख के कि भाई ये एक प्रोफेशन है जिसमें हम लोगों का भला भी कर सकते हैं और अगर सही दिशा में हम अपना प्रोफेशन फॉलो करें तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। और मेरा मानना यही है कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो, मनी शुड नेवर बी दी ऑब्जेक्टिव। वो अपने आप ही जो है वो फॉलो होता ही, आप सही काम अगर करते रहें तो। और आपने ईएनटी ब्रांच चुनी, इसका कोई खास वजह रही, कोई रीजन? तो खास कारण तो यही रहा कि मेरे पिताजी भी ईएनटी सर्जन ही हैं और ईयर नोज एंड थ्रोट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही मेरे दिमाग में रहा है। और हाँ, तो ये मेन कारण तो मैं यही कहूँगा। और जब मैं थर्ड एमबीबीएस में था तब ये डिसीजन मुझे लेना था कि भाई अब मैं ईएनटी प्रोफेशन ही लूँ या कोई और सब्जेक्ट भी मैं फॉलो कर सकता हूँ। पर उस वक्त पे मेरे पिताजी ने एक ईएनटी की पुस्तक लिखनी शुरू करी थी, जो कि आगे जाके उसका चीफ एडिटर मैं भी बन गया हूँ। और उस की शुरुआत जो है वो मैंने काफी उसमें प्रूफ रीडिंग, कुछ चैप्टर्स में कंट्रीब्यूशन, और उसी से फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये नाक कान गला विशेषज्ञ ही बनना है। और इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि हम तीनों सिस्टम, ईयर नोज एंड थ्रोट, अलग अलग जो हमारे मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, बीच में मैं रोक रहा हूँ। जैसे और चीजों में स्पेशलाइजेशन आप करते हैं, सपोज हार्ट का है, पेट का है, या किसी भी चीज में, तो इसमें एक साथ तीन चीजों को आपको स्पेशलिस्ट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है? ये थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि आपको तीन सेपरेट ऑर्गन्स जो है वो पढ़ने पड़ते हैं। पर आसान भी इसलिए है क्योंकि वो उसका जो सेंट्रल कोर है वो एक ही होता है और फाइनली तीनों सिस्टम्स उस वजह से अफेक्ट होते हैं। तो इस करते मेरी रुचि ईएनटी की तरफ बढ़ती चली गई। और उसके बाद में फिर मैं प्रोफेसर भी रहा ईएनटी का, और फिर अब मैं नेशनल ईएनटी प्रेसिडेंट भी हूँ। तो उस हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त जाता रहा, एक्कोलेट्स मिलते रहे और उस वजह से जो है प्रोत्साहन जिसको हम कहते हैं वो बना रहा। तो इस वजह से फिर फाइनली जो है वो ईएनटी में ही मैंने जो भी मुझे करना था वो मैं अचीव कर चुका हूँ। एज ए लेमैन जैसे हमारी थॉट होती है कि गला और नाक एक मैकेनिकल सिस्टम है,
हाँ जी। कान हम समझते हैं थोड़ा सा एक रेडिएशन है या रेज वाला सिस्टम होता है, तो इसमें कान की क्रिया कुछ भिन्न होती है इन दोनों चीजों में, गले और नाक से? नहीं, तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग हैं। और अगर जी हम देखें तो कान जो है, जो ईयर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो जी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। हाँ और ये एक सिर्फ यही एक ऑर्गन है जो ह्यूमन बीइंग अभी रेप्लिकेट कर सके हैं। अब जो हमारी जी 5 या 6 सेंसेस होती हैं, स्मेल जी। है, टेस्ट है, टच है, विजन है और हियरिंग, और दिस इज द ओनली सिस्टम जो हम रेप्लिकेट कर चुके हैं। हम्म। और एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कान का ही होता है। और हाँ आज की ठीक। तारीख में हम इसको, अगर कोई बच्चा पैदा हो जो बिल्कुल नहीं सुन सकता है, उसी वजह से नहीं बोल सकता है, हम उसका हम्म। कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन करके वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो साइंस जो है वो अब यहाँ पहुंच चुकी है कि हम उसको एक सेंस ऑर्गन को रिप्लेस कर सकें, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। अच्छा, इन तीनों ऑर्गन्स में आप देखिए कि आदमी सावधानी चाहते हुए भी रख नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर इसमें कोई भी सावधानी एज ए लेमैन, एज ए पेशेंट बताएंगे, तो हम्म, टेम्परेरी फिक्स तो कर सकता है कि गर्म पानी पी ले, नाक को साफ रखे, कान को साफ रखे, पर राइट। परमानेंट आप इसका कोई भी प्रिकॉशंस शायद नहीं है जो आप बता पाए कि रख पाए आदमी। क्योंकि ये नाक और गला, ये दोनों ही, दीज आर द एंट्री पॉइंट्स फॉर एनी इन्फेक्शन। तो ओके। हम जितनी भी केयर ले सकें हम ले सकते हैं, पर वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। और अभी आप ओके। देखेंगे कि पिछले 4 महीने जो लॉकडाउन रहा है कोविड की वजह से, इसमें कई साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गला खराब होने की प्रॉब्लम्स, ये काफ़ी हद तक कम हो गई। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है ये काफ़ी मेजर कारण बन गया है फॉर कॉजिंग लॉट ऑफ इन्फेक्शंस। तो अगर हम अपना एनवायरनमेंट स्वच्छ रखें, पोल्यूशन कम रखें, तो ऑटोमेटिकली जो है वो नाक कान गले की बीमारियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। अच्छा, विदेशों की अपेक्षा यहाँ इस तरह के पेशेंट ज्यादा हैं या कम है, ईएनटी वाले? देखिए, हर बीमारी जो है वो इस वजह से ज़्यादा फैलती है क्योंकि अगर अवेयरनेस ना हो। तो ओके। अवेयरनेस आती है एजुकेशन से। तो ठीक है। जितने भी देश जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उतना बढ़ा हुआ नहीं है, वहाँ पे ये सारी बीमारियाँ ज़्यादा रहती हैं। और दूसरी चीज़ के एजुकेशन से आप प्रिवेंट भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई बीमारी हुई, आप शुरुआत में ही जो जाके उसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। आपने ओके। अगर इग्नोर की तो जाके ये छोटी सी चीज जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कान और नाक के इन्फेक्शंस अगर आपने कंट्रोल नहीं किए, कुछ ऐसे होते हैं, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो तो वो मस्तिष्क में भी जा सकता है, जिसको हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन। तो ये ओके। चीजें हमारे देश में ज्यादा दिखाई देती हैं, जनरली स्पीकिंग लोअर सोशियो इकोनॉमिक में, जहाँ पे लोग इग्नोर करते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, और कई बार तो जस्ट बिकॉज ऑफ मॉनेटरी रीजन वो जाके ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं। मतलब विदेशों की अपेक्षा यहाँ इसके संक्रमण हाँ, का ज्यादा खतरा है। हाँ, वहां ओके। पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, डेफिनेटली। अच्छा, जैसे आपके फादर के टाइम के और आज के परिवेश में देखें, तो वो पहला वक्त ज्यादा सेफ था या आज ज्यादा सेफ है, एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं तो? देखिए, सेफ्टी अगर आप देखें तो पोल्यूशन के हिसाब से आप देखने जाएंगे तो अब तो पोल्यूशन बढ़ गया है, तो इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन बढ़ गए हैं। पर नहीं अगर नहीं, आप, आपने कहा हाँ, अगर अगर एजुकेशन ही इसका कारण है, तो एजुकेशन तो पहले से 50 साल से आज बेटर है। यस डेफिनेटली, हाँ, हम्म। उस हिसाब से आप देखेंगे कि एजुकेशन तो बेटर है, बट हम्म। उसका जो है इंटरप्रिटेशन और उसकी एम्फेसिस, अहमियत जो है, वो अभी जी। तक हम हमारे लोगों में परकोलेट नहीं कर पाए हैं। तो मतलब आप, अपना नहीं पा रहे हैं लोग उसको, ठीक है। हाँ, भले ही आप, जैसे हम कहते हैं कि आप लिटरेट हो गए, आप सही कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, पर एजुकेटेड होने के लिए ये भी जरूरी है कि उसके इम्प्लीकेशंस आपको समझ में आने चाहिए, जो वो नहीं हो पा रहा। अनफॉर्चुनेटली, हाँ, ठीक। वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम नहीं दे पाए हैं। तो बट ठीक। आगे कई वर्षों में मेरे हिसाब से जैसे जैसे लोगों को एजुकेशन बढ़ेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो ये सब बीमारियां जो कि पोल्यूशन रिलेटेड हैं, वायरल रिलेटेड हैं, ये डेफिनेटली कम हो जाएंगी। और अगर हो भी जाएं तो हम उनको जो है ज़्यादा आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास में जो डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं वो इतने अच्छे हो गए हैं
कि हम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं आज की तारीख में। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग डॉक्टर साहब जैसे गले के लिए आमतौर पर आयुर्वेद में जाना पसंद करते हैं, काढ़ा पी लिया, इलायची खा ली, सौंफ ले ली, गुड़ ले लिया, हाँ तो जी। ये सब चीजें फायदेमंद है या सिर्फ मिथ है? देखिए, जो हमारे आयुर्वेद में कई उपचार हैं, ये कई चीजें दे कंटेन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। अब आप हल्दी को ही ले लीजिए, तो ये सब चीजों में जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेंगी ही। पर ये मानना कि आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, इससे जो है वो बीमारी बिल्कुल नहीं होगी या हर बीमारी का इसमें इलाज है, ये भी जो है मैं कहूँगा कि सही नहीं है। हर पति की अपनी एक जगह है। जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उसमें लोग होम्योपैथी या आयुर्वेद के ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं, पर ऐसी भी कई बीमारियां हैं जो अक्यूट स्टेज में आते हैं या कैंसर्स वगैरह हैं, इनका जो है इलाज उन अलग अदरपैथी से नहीं हो सकता है, उसको हमको एलोपैथी से ही क्योर करना पड़ता है। तो हर अच्छा चीज डॉक्टर साहब, अपनी जगह है। कुछ हाँ ऐसी टिप्स बताई जा सकती हैं जिनको आदमी अगर अपनाता है, जैसे आप अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इन बीमारियों से काफी हद तक बचा जाए? ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बात कर हाँ रहा हूँ जी, मैं तो अगर। देखिए ऐसा है कि हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सब इन्फेक्शंस जो हैं, जैसे मैंने कहा कि वो नाक या मुंह के माध्यम से ही अंदर जा रहे हैं। तो अगर हम बेसिक हाइजीन मेंटेन करें, जैसे आजकल के कोविड के ज़माने में हम हाथ कई बार धोते हैं, हम जो है वो हाथ आँख, मुंह और नाक में नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि इन्फेक्शन का सोर्स ही हमने जो है वो कंट्रोल कर लिया। अगर आप सही खाना खाएँ, आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, आप अपना जो सराउंडिंग वातावरण है उसको स्वच्छ रखें, तो ऑटोमेटिकली ये सारी बीमारियां जो हैं वो काफी हद तक जो है वो कम हो सकती हैं। सो ठीक है। बेसिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। अच्छा, खाने पीने में गले के लिए क्या सावधानी हो सकती है? जितनी भी एक्सट्रीम्स हों, अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खा रहे हैं तो वो गले के लिए और पेट दोनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में एसिडिटी एक काफ़ी मेजर कारण हो गया है गले के प्रॉब्लम्स की वजह से। बहुत ज़्यादा ठंडा, जैसे कि अगर आपको हल्का सा गले में इन्फेक्शन हो रहा है, आप ठंडा ज़्यादा अगर खाएं तो वो या पिएं, तो उससे जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम कोई भी एक्सट्रीम्स को अवॉइड करें तो हम जो है वो गले का जो है वो काफी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कान के लिए कोई सुझाव? देखिए, कान का ऐसा है कि ये नाक और गले से बहुत जुड़ा हुआ है, तो अगर हम सर्दी और खांसी और ये सब चीजें हम जितना रिड्यूस कर सकें, ऑटोमेटिकली कान की प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी कम हो जाएंगी। दूसरी चीज हमको ये याद रखना चाहिए कि कान जो है वो एक्सटीरियर बाहर की तरफ से भी कांटेक्ट में रहता है और इंटरनल, तो इंटरनल हमने सर्दी जुकाम कंट्रोल किया तो कान के इन्फेक्शंस कम होंगे। उसी तरह से लोगों में ये बहुत सी आजकल धारणा है कि भाई हमको कान जो है वो साफ करना है, उसकी वजह से वो ईयरबड्स यूज करते हैं और अनेक प्रकार की चीजें यूज करते हैं, जिससे कि एक्चुअली ये हानिकारक होता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत वैक्स फॉर्म होता है वो एक लेयर फॉर्म करके प्रोटेक्शन करता है। उसको हम कान साफ करने के लिए जाएं तो वो हम अंदर डैमेज कर सकते हैं, उसको अंदर पुश कर सकते हैं, पर्दे को डैमेज कर सकते हैं। और आजकल तो और आजकल तो जो शोर है, जो नॉइज पोल्यूशन, उसकी वजह से भी जो है वो कान को काफी हानि पहुंचती है। सो हमारे जितने फेस्टिवल सीजन्स हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत तेज शोर हो रहा है, ये भी जो है वो कान के लिए हानिकारक होता है। नॉइज भी मैटर करता है कान के नुकसान में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नॉइज पोल्यूशन, जैसे आपने देखा होगा कि एक उम्र के बाद में लोगों को कम सुनाई देने लगता है और फिर उनको हियरिंग एड पहनने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से जो कान की नसें हैं, ये सेंसिटिव होती हैं एज की वजह से, जेनेटिक की वजह से और नॉइज़ पोल्यूशन। तो जहाँ अगर आप कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, 100 डेसिबल, 105 डेसिबल, जैसे कोई ज़ोर से लाउड स्पीकर बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, ये सब जो है वो कान की नसों को डैमेज कर सकते हैं। एक होता है टेम्पररी, जो कि कुछ वक्त तक ही डैमेज रहता है, और एक होता है परमानेंट। तो अगर आप कोई शोर वाली जगह पे बहुत टाइम तक काम कर रहे हो तो आपकी परमानेंट डैमेज होने की भी चांसेस होते हैं। उसी तरह से जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो हम स्मोक करते हैं, टोबैको इज अ वेरी मेजर कॉज
फॉर थ्रोट प्रॉब्लम्स एज वेल एज ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम। कैंसर्स का तो सबको पता ही है कि आज हमारे देश में पर्टिकुलरली टोबैको रिलेटेड स्मोकिंग है, बीड़ी है, तंबाकू है, पान, सुपारी, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक बहुत मेजर कारण है कि पूरे कान, नाक और गले के सिस्टम को अफेक्ट करने में। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि भारत के देश में ऑलमोस्ट 40% जो कैंसर्स होते हैं वो नाक, कान और गले और हमारा जो फूड पाइप है उसके होते हैं, और इनका मेन कारण जो है वो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट को ही इसके बारे में कुछ करना चाहिए, रेगुलेशन लाना चाहिए। मतलब पूरी तरह से इस पे पाबंदी ही लग जाए तो कितना बढ़िया हो। जब तक पूरी पाबंदी नहीं लगती है तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं वाली। ओके डॉक्टर साहब, आप आगे हमने सुना कुछ लिखते भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं, तो वो किस बारे में, आप ये अवेयरनेस के बारे में लिखते हैं या इसके ट्रीटमेंट के बारे में लिखते हैं? हाँ, तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक हमारी बुक है जो MBBS के स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। इट इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो फैमिली फिजिशियंस पढ़ते हैं, प्रैक्टिशनर्स पढ़ते हैं, और ये आज की तारीख में इसकी हमारी 11 एडिशंस हो गई हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको पढ़ चुके हैं। उसी तरह से क्योंकि मैं रोटरी से भी जुड़ा हुआ हूँ और हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं रोटरी के माध्यम से, तो स्पेशल अवेयरनेस के लिए जो है वो पुस्तकें हैं जिसमें कि हम अवेयरनेस कराते हैं लोगों को कि हाउ नॉइज पोल्यूशन कैन अफेक्ट, टोबैको से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और आजकल जो है वो मेरा मेन फोकस इस बारे में है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, जैसे मैंने आपसे कहा जिनका हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं, जो बच्चे अगर इफ दे आर बॉर्न हियरिंग इम्पेयर्ड तो वो बोल नहीं सकते, और अब हम इस कोशिश में हैं कि ये बच्चे जैसे ही पैदा हों हम हर बच्चे के अगर हियरिंग टेस्ट कर सकें तो ये चीज़ जो है हम बहुत शुरुआत में जो है वो पकड़ाई में ला सकते हैं। इनफैक्ट ये लॉकडाउन शुरू होने के पहले मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी हु इज़ आवर हेल्थ मिनिस्टर, उनसे मैंने मुलाकात की थी इस बारे में। और ओके। हाँ, तो जैसे ही एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसको हम कहते हैं ऑटो अकूस्टिक एमिशन, इससे बच्चा पैदा हुआ अगले 2 या 3 दिन के अंदर ही आप एक रफ टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि ये बच्चा सुन रहा है कि नहीं। अगर उसमें टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी स्पेशल टेस्ट करके जो है वो हम उसका जो भी है मशीन देनी है, दवाइयाँ ट्राई करें या ऑपरेशन करें, पर अगर हम ये जो भी ट्रीटमेंट है हम जल्द से जल्द अगर कर सकें तो ये बच्चे जो है वो नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि पूरे इंडिया में ये टेस्ट जो है वो मैंडेटरी हो जाए, जिससे कि कोई भी बच्चा इस वजह से सुन ना पाए कि जो सुन नहीं सकते वो इस वजह से हियरिंग इम्पेयर्ड ना रहे, क्योंकि उनको ये ऑप्शन ही नहीं था। बाहर के देशों में आप देखेंगे कि इट इज मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसकी हियरिंग टेस्ट होती है, इसीलिए वहां पे ये सब डिटेक्शन जो है वो जल्दी हो जाती है। तो जैसे मैंने मुझे लगा कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो पूरे क्या कुछ ऐसा इफेक्टिव प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट को भी जोड़ा जाए, कुछ इस सोसाइटी वेलफेयर के जो लोग हैं उनको भी जोड़ा जाए, इसको अभियान को एक बड़े रूप में नेशनल वाइज दिया जाए जिससे लोगों को मतलब इमीडिएट फायदा हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे देश में एक नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर डेफनेस तो है ही, पर क्या है कि वो थोड़ा-सा डोरमेंट रहता है। अब हमने जो है वो गवर्नमेंट को प्रपोज़ल भी दिया है कि इसको हम कैसे ज़्यादा तरीके से ग्रास रूट लेवल तक हम ले जाएँ, और ये क्योंकि आप तभी हो सकता इंडिया है। सर्जन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, हाँ जी। आपकी पावर भी, आपकी बात को लोग ऑनर भी करेंगे, तो कुछ इस तरह का अभियान बनाने की सोचें। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा अभियान जो है वो हमने सोच भी रखा है और इस पे एक्चुअली गवर्नमेंट अमल भी करने वाली थी, पर जैसे मैंने कहा कि बिकॉज़ ऑफ द कोविड सिचुएशन ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, सितंबर में लास्ट वीक ऑफ सितंबर जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट वीक पूरे दुनिया में जो है वो कमेमोरेट होता है। तो उस दौरान हम फिर से इसका जो है वो रिवाइवल करने की प्रोग्राम्स बना रहे हैं, जिससे कि हम जहाँ तक हो सके, जितना भी ज़्यादा हो सके लोगों में अवेयरनेस जो है वो अगर हम ला सकें तो ही जो है हम इस प्रॉब्लम को जो है वो पूरी हद तक जो है वो क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आप डॉक्टर साहब बॉम्बे में और क्या सोशल प्रोग्राम करते रहते हैं सोसाइटी के लिए? हाँ जी, हाँ जी। देखिए हाँ।
जो डॉक्टरों का जो माध्यम है, ये एक बहुत मैं कहूँगा नोबल प्रोफेशन इसलिए भी है कि हम जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक के हैं, जो ये चीज़ अपने आप एड्रेस नहीं कर सकते हैं, हम उनके पास जाके ये कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी एसोसिएशन जैसे रोटरी है, लायंस है, जो कई ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं। मैं एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ हूँ, कूपर अस्पताल, जो कि इट्स अ गवर्नमेंट, इट्स अ म्युनिसिपल हॉस्पिटल, जहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वहाँ पे भी हम काफ़ी प्रोग्राम्स करते रहते हैं, और हर तरह की सर्जरी, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव जो है वो वहाँ पे पेशेंट को जो है वो अवेलेबल है। जहाँ तक कि जो कॉकलियर इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही महंगा इम्प्लांट है, वो भी हम ऑपरेशन जो है वो कूपर हॉस्पिटल में कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जहाँ तक हो सके सब लोग साथ जुड़ेंगे तो ही जो है वो हम ये चीज़ें आगे ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सी जो खामी आ रही हैं आजकल, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इंग्लिश में कहावत है ना कि देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी प्रोफेशन, और ये हर प्रोफेशन के लिए हमको इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अगर हम में कॉन्शियस है कि भाई हम जो कहें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, अगर हम उसको ये ट्रीट करके रहें कि भाई ये हमारे फैमिली मेंबर का ही आदमी है, इसीलिए इसी तरह से हम उनको ट्रीट करें, तो ये सब चीज़ें कभी नहीं होंगी। पर जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हर प्रोफेशन में जो है वो डार्क शीप रहते हैं, हमारे प्रोफेशन में भी हैं, और इन लोगों को जो है वो हमको बिल्कुल भी जो है वो एनकरेजमेंट नहीं देना चाहिए, प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो है इलाज करने के लिए होते हैं, ना कि एक मनी मेकिंग सेंटर बन गया है, एक बिजनेस बन गया है बस। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स में कहूंगा ओनली फॉर मनी। उनका इलाज तो सिर्फ एक बहाना है, उसके बहाने से वो पैसा कमाने का हिसाब बन गया, उनका जरिया बन गया। नहीं, देखिए अनिल जी, अल्टीमेटली मेडिसिन इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, बट इट इज़ अ प्रोफेशन जहाँ पे हमको बिजनेस के तौर पे कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर वो डिस्टिंक्शन हम रखें तो ही जो है वो सही रास्ते पे हम जा सकते हैं। पर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि आज के ज़माने में जो ट्रीटमेंट सब काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गए हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जिससे कि पेशेंट्स को ही फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा कॉस्ट जो है वो हेल्थ केयर का डेफिनेटली। नहीं, आपने एक बात अच्छी की कि इक्विपमेंट्स के लिए, पर सपोज इक्विपमेंट्स आप जो है लोगों को गलत टेस्ट करा के, गलत इलाज करके, गलत ऑपरेशन करके वो पैसा अर्न करें, फिर आप इक्विपमेंट खरीदें, तो वो तो एक सही बात नहीं है ना किसी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोई ऐसा काम करें जो आपका कॉन्शियस उसको साथ नहीं दे रहा है, और अब वो करके आप अगर रात में सही सो नहीं सकते, तो मैं कहूँगा वो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। डेफिनेटली जो भी है वो एथिकल प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी रहती है, और वही लोगों को करना चाहिए। और हाँ, तो वो तो मैं बिल्कुल उस बात से बिल्कुल आपके सहमत हूँ कि व्हाटएवर वी डू, इट शुड बी एथिकल, इट शुड बी इन द करेक्ट वे, और अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस ना हो, अननेसेसरी ऑपरेशंस ना हो। ये तो सब बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ जी। मतलब आप उसके लिए ये तर्क दें कि साहब हम तो हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज करने के लिए ये कमाई कर रहे हैं, तो वो तो एक गलत तर्क हुआ ना, क्योंकि नहीं, आप अपने हॉस्पिटल को बेटर बनाने के लिए सामने वाले की जेब काट रहे हैं। हाँ, तो हाँ। वो फिर, और मेडिकल प्रोफेशन तो एक ऐसा है, इसमें तो आदमी की जान का खतरा हो सकता है अगर आपने कुछ गलत किया तो। और नहीं, प्रोफेशन में अगर आदमी कुछ गलत करता है तो मनी का लॉस है, इसमें तो हाँ। जान का खतरा हो सकता है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही कही आपने बात कि कभी भी जो है वो अनएथिकल काम, अनएथिकल सर्जरीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। पर ये भी है कि हमारे वहाँ पे जो है कई जगह पे टायर सिस्टम रहता है कि अगर हमको जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी हम ट्रीटमेंट जो है जो पॉसिबल हो सकता है वो दें, और जो पेशेंट्स अगर ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो उनके जो चार्ज स्ट्रक्चर जो है वो अलग रहे। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गरीब पेशेंट हैं उनको भी बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, पर जो सहूलियत उनको चाहिए, वो कुछ सहूलियतें जो हैं वो बड़े हॉस्पिटल्स में ज़्यादा रहती हैं, उनके कॉस्ट ज़्यादा रहते हैं, पर जो भी कॉस्टिंग होती है वो हमेशा जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी चीज में मिलावट बर्दाश्त की जा सकती है, पर अगर इलाज में मिलावट है तो वो बहुत बड़ा जान जोखिम वाला काम है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मिलावट तो कहीं भी जो है वो टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। एंड ये तो बात बिल्कुल है। और जो अगर हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जगहों पे गलत चीज़ें हो रही हैं, तो हमको जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जाके डेफिनेटली कंप्लेन करना चाहिए। एंड आई एम श्योर जो अथॉरिटीज़ हैं दे विल लुक इनटू इट, लुक टू बोथ साइड्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन कम टू अ सॉल्यूशन। डॉक्टर साहब, इस महामारी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड-19 ये ऐसा पैंडेमिक है जो पहले पिछले कई सालों से हमने कभी देखा नहीं था। जिस हिसाब से ये फैल रहा है, पूरे दुनिया में फैल गया है। और ये अब हमको इसके बारे में, इट इज़ एन इवॉल्विंग डिज़ीज़, इसके बारे में शुरुआत में हमें कई चीज़ें नहीं पता थी। ये और क्या अब इतना भयानक है जितना मीडिया इसका प्रचार कर रहा है? देखिए, भयानक इस वजह से है क्योंकि इसमें कंटेजियस एंड इन्फेक्शियस नेचर बहुत है। मतलब कि ओके। अगर एक पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुआ तो वो आराम से 3 लोगों को फैला सकता है। वो 3 और 3 को करके जाके ये नंबर्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके। 90-95% पेशेंट्स जो है वो बहुत ही मामूली सा वायरल इन्फेक्शन होगा, वो ठीक भी हो जाएँगे। पर कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, आईसीयू जाना पड़ता है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो वर्ल्ड लिटरेचर में आज की तारीख में 3 to 5% पेशेंट्स जो हैं वो इस बीमारी की वजह से दे सकम टू द इलनेस। तो इस वजह से जो है वो भय हो गया है। और ये ओके। पर्टिकुलरली जो लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी है, एज फैक्टर, तो इस वजह से। तो क्योंकि ये बहुत फास्ट फैल सकती है और हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वो लोगों में भय हो गया है। और भय की वजह से ही इकोनॉमिक इश्यूज भी हो गए हैं अब बहुत ज़्यादा, तो जो कि ओके। हम देख ही रहे हैं। इसकी शुरुआत गले से ही होती है। अगर इन्फेक्शन जाता है ये तो गले से ही। तो आप ईएनटी विशेषज्ञ हैं, तो इसकी कोई सलाह दे सकते हैं इसके बचाव के लिए? तो देखिए, ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि ये जब हम बात कर रहे हैं या खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, तो वायरल ड्रॉपलेट्स के द्वारा जो है ये डिस्पर्स होती है। तो अगर हमने 6 फुट का डिस्टेंस जो है वो दूसरे लोगों से रखा, तो हम थोड़ा सेफ रहते हैं। दूसरी चीज़, मास्क। मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने मास्क पहना हुआ है तो हम हमारा इन्फेक्शन किसी और को नहीं देंगे, दूसरा का हमको नहीं लगेगा। तो ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और तीसरी चीज़ सैनिटाइज़ेशन। तो आपके जो है वो हाथ, और जैसे मैंने कहा कि आँख में या नाक या गले, ये आप जब बाहर हों तो आप बिल्कुल भी जो है इनको टच ना करें। घर आके आप हाथ सोप से, साबुन से वॉश करिए और उसके बाद में ही जो है आपको अगर फेस टच करना है तो वो करें। उसी तरह से स्टीम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम। तो आप जैसे बाहर से घर आए तो आप 5-7 मिनट जो है अगर स्टीम लें तो उससे जो है वो काफ़ी आपको हद तक फ़ायदा रहेगा। गार्गलिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये सब मेजर्स हैं जिससे कि बस आप, गर्म पानी में कुछ डालकर विक्स वगैरह, या सादा गर्म पानी में स्टीम ले लें? नहीं, प्लेन स्टीम आप ले सकते हैं। स्टीम इज़ द मेन थिंग। गार्गल भले ही आप सॉल्ट वाटर से करें या बीटाडीन से करें, बट प्लेन स्टीम इज़ गुड इनफ। हाँ जी। ओके। डॉक्टर साहब, आपने जीवन में सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, अभी कुछ ड्रीम कोई बाकी है? देखिए, ड्रीम तो ऐसा है कि अगर इफ वी डू नॉट ड्रीम वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड। तो ओके। अ, सपने रहेंगे तो ही हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हमारा सपना राइट नाउ, एज आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हम सोच रहे थे कि हम शुरू करेंगे, जो कि कॉकलियर इम्प्लांट, और बच्चों को जिनको सुनाई नहीं देता है उनको हम डिटेक्ट करें, जिसको हम कहते हैं न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग। और ये एक ओके। चीज़ है जो कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये भारत सरकार जो है इसको अगर कंपल्सरी कर दे, तो हमारे हम्म। देश के जो 1 लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह हम्म। से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी शिक्षा नहीं हो पाती है और आगे बढ़ नहीं सकते। अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर सकें, तो हम इन बच्चों का जो है वो सही तौर से
रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। तो मेरा हाल बढ़िया ड्रीम है। तो यही ड्रीम है, और आगे जितना हो सके जिस तरीके से भी हम सोसाइटी को हेल्प कर सकें, जैसे मैंने कहा कि रोटरी हो, लायंस हो, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यही मेरी एम है। ओके, हमारे दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? आज के सिनेरियो में तो मैं यही कहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी नहीं है, पर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। आप भले ही सोशल कॉन्टैक्ट्स रखें, पर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाएं। आप हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन करिए। और बाकी ये पैंडेमिक ने हमको ये सिखाया है कि हम कैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो हमको अन्य बीमारियां भी नहीं होंगी। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे, सिल्वर लाइनिंग टू दिस डार्क क्लाउड, कि हम जो है अगर हाइजीन और इम्यूनिटी ये दो चीज़ों पे जो है वो हम अगर ज़्यादा इस पे एम्फेसिस दें, और हमारे गवर्नमेंट को भी अब रियलाइज़ हो गया है कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इस पे हमारे हेल्थ बजट्स जब बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा देश जो है वो इट विल एलिवेट टू अ हायर लेवल। हमारे चैनल आपके सवाल के लिए 2 शब्द बोलेंगे? अनिल जी, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और आपका 1 वर्ष आपने ये बढ़िया कार्यक्रम जो है वो आप लेके चले हैं। इतने अच्छे इंटरव्यूज, इतने सारे सवाल आपने लोगों से और उनके जवाब लोगों को तक पहुंचाए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है ये कम से कम जो है वो सिल्वर जुबली तक तो चले ही, अगर गोल्डन जुबली ना हो तो। बहुत-बहुत आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।